हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल FOI क्लासेस में। मैं राहुल सिंह आपको केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा। अब केमिस्ट्री जेई, नीट या फिर CUET किसी भी एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है, बिकॉज आपको इस सब्जेक्ट में मेहनत इतनी ज़्यादा नहीं देनी जितनी एज कंपेयर टू बाकी अदर सब्जेक्ट्स में देनी पड़ती है। एज देखा जाए कि केमिस्ट्री में बेसिकली डे टू डे लाइफ में जो चीज़ें चल रही है हमारे, वही सारी रिलेटेबल है। अब केमिस्ट्री डिवाइडेड कितने पार्ट्स में है ये भी हमें जानना बहुत जरूरी है। केमिस्ट्री जैसे हमारी डिवाइडेड है 3 पार्ट्स में। फर्स्ट इज योर बेसिकली फिजिकल केमिस्ट्री। कौन सी? फिजिकल केमिस्ट्री। द सेकेंड वन इज योर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और जो तीसरी है वो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब 11th में जो सबसे पहला चैप्टर है वो फिजिकल केमिस्ट्री का है, दैट इज द सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसे कि आप देख सकते हैं मैंने चैप्टर का नाम लिखा हुआ। अब फिजिकल केमिस्ट्री में हम पहले ये जाने कि फिजिकल केमिस्ट्री होती क्या है। फिजिकल केमिस्ट्री बेसिकली अगर हम देखें कि मैक्रोस्कोपिक पार्टिकल और माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल। अब मानेंगे मैक्रोस्कोपिक और माइक्रोस्कोपिक होते क्या है? जो भी पार्टिकल, मैक्रो मतलब बड़ा, माइक्रो मतलब छोटा, यानी कि सब एटॉमिक पार्टिकल या फिर एटॉमिक पार्टिकल्स, दीज आर बेसिकली नोन एज दी मैक्रो एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स। मैक्रोस्कोपिक एंड माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल, और वी कैन से सिस्टम। इस ब्रांच में हम डील करेंगे किससे? एटम्स, मॉलिक्यूल्स, कंपाउंड्स और इन्हीं सब में आयंस। इसमें हमें मोल्स के बारे में पढ़ना होता है, मोल कंसेप्ट, थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, इन सब चीजों के बारे में पढ़ना पड़ता है। अब बच्चों को लगेगा कि थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री, ये सारी चीजें थोड़ी सी फिजिक्स से भी रिलेटेड है। हाँ, फिजिकल केमिस्ट्री अगर देखें तो फिजिक्स में जो भी टर्म्स यूज होती हैं, मान लो फोर्स हो गया, एनर्जी हो गया, ये सारी चीजें यहीं से फिजिक्स से ही रिलेटेड है। तो इसमें भी हमें यही देखना है फिजिकल केमिस्ट्री के अंदर। तो सबसे पहले हम देखते हैं फिजिकल केमिस्ट्री में पहला चैप्टर, सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। अब सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री, चैप्टर के नाम से ही समझ में आना चाहिए कि चैप्टर कहना क्या चाहता है। बेसिकली इस चैप्टर में हमें सबसे पहले पढ़ना है किसके बारे में? मैटर के बारे में पढ़ना है कि मैटर क्या होता है। फिर हमें एटम, मॉलिक्यूल, कंपाउंड्स के बारे में पढ़ना है। देन हमें स्टोशियोमेट्री के बारे में पढ़ना है कि स्टोशियोमेट्री क्या है। फिर लास्ट में द मोस्ट इंपॉर्टेंट मोल कंसेप्ट के बारे में पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले देखते हैं व्हाट इज मैटर। अगर पूछूं कि मैटर होता क्या है, थोड़ा सोचो क्या होता है मैटर। व्हाट इज मैटर? मैटर इज समथिंग विच ऑक्युपाई स्पेस एंड हैव मास, यानी कि कोई जो जगह कवर करे और जिसके पास मास हो। हम मास क्यों यूज कर रहे हैं, वेट क्यों यूज नहीं कर रहे? थोड़ा सोचो जरा। समथिंग which occupy which have mass and occupy space. Occupy space, that is basically known as the matter. अब मैटर हमारे पास दो टाइप के होते हैं। वन इज अ फिजिकल, इन द फिजिकल स्टेट। अगर देखा जाए फिजिकल स्टेट में क्या देखा जाएगा? फिजिकल कोई एग्जांपल किसी को याद आ रहा हो? जैसे कि फिजिकल में हम देखें, वन इज योर लिक्विड, सेकेंड वन इज योर गैस, थर्ड वन इज योर सॉलिड। लिक्विड, गैस, सॉलिड। अब लिक्विड का कोई एग्जांपल सोचे तो लिक्विड में बेसिकली हम देख सकते हैं वाटर हो गया, एल्कोहल हो गया, इथेनॉल हो गया। ये सारी की सारी चीजें किसमें है? लिक्विड स्टेट में।
सेम अगर सॉलिड में देखें, सॉलिड में फॉर एन एग्जांपल मान के चल लो आयरन हो गया, ठीक है, कोबाल्ट, जितने भी मेटल टाइप के हो गए, दीज आर बेसिकली इन द सॉलिड स्टेट। गैस में हाइड्रोजन, हीलियम, नाइट्रोजन गैस, ये सारे के सारे गैसेस पार्टिकल में हो गए। अब फिजिकल में जैसे हम देख रहे हैं कि लिक्विड, लिक्विड में क्या होगा, लिक्विड दे हैव बेसिकली व्हाट, डेफिनेट वॉल्यूम बट नॉट डेफिनेट शेप, यानी कि उनका वॉल्यूम तो फिक्स्ड है बट लेकिन शेप फिक्स नहीं है। अगर देखें हम कि अगर जैसे पानी हम डाल रहे हैं किसी एक छोटे ग्लास में तो उतना उसका वॉल्यूम कवर करेगा, उसका शेप उतना होगा जिस टाइप का ग्लास है। अगर एक बोतल में डाल रहे हैं तो उस तरीके का शेप कवर कर लेगा, यानी कि उसका शेप डेफिनेट नहीं है बट लेकिन वॉल्यूम डेफिनेट है। एंड व्हेन वी गो इन द केसेस ऑफ गैस देयर इज नो डेफिनेट वॉल्यूम एंड नो डेफिनेट शेप, ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम होगा उनका, ना कोई डेफिनेट शेप होगा। एक एग्जांपल लें, जैसे मान लो कमरा है, इसके अंदर पूरा बिल्कुल सील पैक है, इसके अंदर मैंने गैस डाली तो ये गैस पूरी सीधी सी बात है एक किसी भी कॉर्नर में नहीं रहेगी, डिस्पर्स करना चालू करेगी, फैलेगी, यानी कि इसका ना कोई डेफिनेट वॉल्यूम है ना कोई डेफिनेट शेप है। सेम इज गोज विद द सॉलिड, सॉलिड में क्या होगा, सॉलिड में डेफिनेट शेप है और डेफिनेट वॉल्यूम है। अगर एग्जांपल लें, टेबल का एग्जांपल लें, तो टेबल का कुछ ना कुछ शेप होगा, यानी कुछ ना कुछ उसकी लेंथ ब्रेथ होगी, दैट विल बी द डेफिनेट। देन विल गो इन टू द नेक्स्ट पॉइंट, दैट विल बी द केमिकल केस। अब दूसरा है केमिकल। In chemical we will deal with pure substance and mixture, pure substance and mixture। अब देखो प्योर सब्सटेंस और मिक्सचर्स का मतलब क्या है। प्योर सब्सटेंस का मतलब है कि यानी कि ये सबसे प्योरेस्ट फॉर्म है, इससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। अगर जैसे मैं बात करूं एटम की, एटम सबसे छोटा पार्टिकल है, उसको तोड़ के और कुछ नहीं हो सकता। एटम को मैं एलिमेंट भी बोल सकता हूं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं बोल सकता हूं कि एटम हो गया, मॉलिक्यूल हो गया, कंपाउंड हो गए, सारे के सारे क्या है, प्योर सब्सटेंस है। वहीं पर अगर मैं मिक्सचर की बात कर रहा हूं तो मिक्सचर में हमारे पास सीधी सी बात है, मिक्सचर नाम से समझ में आ रहा है, एक नहीं एक से ज्यादा एंटिटीज होंगी इसके अंदर। तो दो टाइप के मिक्सचर होते हैं, एक हमारे पास फर्स्ट वन इज योर होमोजीनस मिक्सचर, homogeneous mixture, and the second one is your heterogeneous mixture, homogeneous and heterogeneous mixture। अब homogeneous में मतलब क्या है, होमो मतलब सेम, यानी कि फेस सेम रहेगा। अगर मैं मान के चलो रिएक्शन ले रहा हूं A + B गिव्स यू C + D, यानी कि जो रिएक्टेंट में एंटिटीज हमारे पास हैं या जो रिएक्टेंट में पार्टिकल्स हमारे पास हैं वो सेम फेज में होंगे। सेम फेज कहने का मतलब है अगर गैस है तो गैस फेज में होंगे, लिक्विड है तो लिक्विड फेज में होंगे, दैट इज द होमोजीनस मिक्सचर। वहीं पर अगर मैं बात करता हूं हेट्रोजीनस मिक्सचर की, तो वहां पर जो फेज होगा वो डिफरेंट होगा। मान लो ए लिक्विड फेज में है, बी तुम्हारा गैस फेज में है, तो दैट विल बी योर हेट्रोजीनस मिक्सचर। अब इसके आगे बढ़ते हैं। फ्रेम में देखना है, अभी से बोर्ड दिख रहा है और कुछ भी दिख रहा है? मैं नहीं दिख रहा फ्रेम में अभी, ठीक है। सब ठीक है।
चेयर तो नहीं दिख रही थी ना इसमें? फ्रेम में ये भी आ रही, चेयर वगैरह आ रहा था क्या? अभी तो आप आ रहे हो। और कुछ नहीं आ रहा ना नहीं, अभी इस पोजीशन में? ठीक, आप आ रहे हो ऊपर तक बस तो हाँ इसमें नहीं दिख रहा। नहीं दिख रहा ना? फिर ठीक है। वो तो क्रॉप करके डल जाएगी ना वीडियो। नाउ विल गोइंग टू डील विद द मोल कंसेप्ट। अब हम देखेंगे मोल कंसेप्ट क्या होता है। मोल कंसेप्ट इस चैप्टर का द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। मोल कंसेप्ट हर साल नीट जेई बोर्ड्स में भी, क्योंकि बोर्ड्स में सॉल्यूशन जो चैप्टर है 12th क्लास का, वहां से पूरा का पूरा रिलेट करता है, ये वहां भी आएगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए हमेशा बोलते हैं कि जो 11th की केमिस्ट्री है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि तभी आपको 12th की केमिस्ट्री समझ में आएगी। अगर आपने ये मान के चलो ये फर्स्ट चैप्टर नहीं समझ में आया तो आपको सॉल्यूशन समझ में नहीं आने वाला 12th क्लास का। सेम गोज विद द ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको मान के चलो 11th की ऑर्गेनिक केमिस्ट्री नहीं आती तो यानी कि 12th में आपका डब्बा गोल है, आपको कुछ नहीं आता। तो इसलिए 11th द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट होता है केमिस्ट्री के लिए। अब मोल कंसेप्ट तो मैंने लिख दिया यहां पे, बट लेकिन एक चीज बताओ कि मोल होता क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय मोल? मोल का मतलब क्या कि हाँ ये चीज है मोल। अगर देखें कि मान के चलो कि हम बाजार में गए चीनी लेने के लिए गए, तो चीनी लेने जाते हैं तो क्या बोलते हैं? ये बोलते हैं कि भैया 2 दाना चीनी दे दो। या केले लेने जाते हैं या फ्रूट लेने जाते थे, बोलते हैं 1 केला दे दो 1 सेब दे दो। नहीं ना, उसके कुछ ना कुछ एक ऐसा यूनिट फिक्स्ड है, एक कुछ ना कुछ ऐसा यूनिट फिक्स्ड है जिसमें बोलते हैं कि चीनी लेंगे 1 किलो चीनी दे दो, 1 दर्जन केले दे दो, ठीक है, 1 किलो सेब दे दो। तो सेम गोज विद दी पार्टिकल्स और कंपाउंड्स, यानी कि मोल एक बेसिकली ऐसा यूनिट है जिससे हम डिटरमाइन कर सकते हैं कितने पार्टिकल्स, कितने एंटिटीज प्रेजेंट है हमारे ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर। So basically we can say mole is the amount of substance that is present in entities. Now what do you mean by entities? Entities means compound, molecule, ions, etc. तो ये बोल सकते हैं मोल। मोल की बेसिकली यही डेफिनेशन है कि मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस दैट कंटेन्स एज मेनी एंटिटीज लाइक एटम्स, कंपाउंड, मॉलिक्यूल्स, आयन, ठीक है, as there are atoms in exactly 12 ग्राम of the carbon 12 isotope. That is the basic definition. यार अनुज एक काम करना, सुन तो मोल कंसेप्ट के बारे में। अब मोल कंसेप्ट से आने से पहले हमें यह पता होना चाहिए व्हाट इज मोल। अब एक चीज बताओ कि मान लो आप, अरे यार ये फंस रहा है इसमें, इससे स्टार्ट करो इसको। मोल कंसेप्ट। Now we are going to see the next topic, the most important topic of this chapter, that is the mole concept. अब मोल कंसेप्ट की बात करें तो उससे पहले हमें यह पता होना चाहिए कि मोल होता क्या है। अब जैसे एग्जांपल लें कि मान लो बाजार में जा रहे हो और केले लेने जा रहे हो, तो ये बोलोगे 1 केला ले दो, 2 केला दे दो, नहीं ना, बोलोगे 1 दर्जन केला दे दो। 1 दर्जन में 12 केले आते हैं, सीधी सी बात है, सामने वाले को भी दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। अब चीनी लेने जा रहे हो तो ये थोड़ी बोलोगे 2 दाना चीनी दे दो, नहीं, 1 किलो चीनी, आधा किलो चीनी, इस तरीके से। तो सेम मोल क्या है? इट इज बेसिकली द एसआई यूनिट एंड नथिंग एल्स। एसआई यूनिट ऑफ पार्टिकल्स कह सकते हैं, जिसको हम डिनोट किस तरीके से करते हैं? MOL, नथिंग, ठीक, इस तरीके से MOL से डिनोट करेंगे मोल। अब मोल की डेफिनेशन क्या है? जो बुक में डेफिनेशन लिखी हुई है एनसीईआरटी में, वो सबसे इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है और वही एग्जाम में लिखनी होती है। अब मोल कहता क्या है कि अ मोल इज द अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और द एंटिटीज प्रेजेंट इन द 12 ग्राम ऑफ कार्बन 12 आइसोटोप ऑफ इट्स 12th पार्ट। अब ये तो अंग्रेजी में था, ठीक है, ये जो कहानी लिखी हुई है किताब में,
बेसिकली अगर देखा जाए तो मोल कुछ नहीं, ये है कि कार्बन 12 था, ठीक है, और कार्बन 12 क्या है, सीधी सी बात है आइसोटोप है। अब पहली बात तो बच्चों को ये पता नहीं होता कि आइसोटोप क्या है और आइसोबार क्या है, ठीक है। आइसोटोप देखते हैं क्या है, आइसो मतलब सेम, ठीक, यानी कि सेम एटॉमिक नंबर हो, सेम एटॉमिक नंबर हो और डिफरेंट एटॉमिक मास हो, सेम एटॉमिक नंबर एंड डिफरेंट एटॉमिक मास हो, दैट इज बेसिकली द आइसोटोप। अब कार्बन 12 आइसोटोप है, कार्बन का वेट कितना होता है, 12 ग्राम होता है, ठीक है। तो डेफिनेशन में ये लिखी गई है कि 12 ग्राम ऑफ द कार्बन 12 आइसोटोप एंड इट्स 1/12 पार्ट, कितना पार्ट, 1/12वां हिस्सा इसका जो है, ठीक है, उसको जब मैं मास स्पेक्ट्रोमीटर में डालूंगा, मास स्पेक्ट्रोमीटर क्या है, मास स्पेक्ट्रोमीटर एक डिवाइस है जहां से हम सारे के सारे वेट वगैरह कैलकुलेट करते हैं। तो वहां से जब देखेंगे तो एक वैल्यू आएगी, ठीक है, दैट विल बी नियरली इक्वल टू दिस 6.022 इंटू 10 की पावर 23, ठीक, यानी कि एक ऐसी वैल्यू आई जिसको मैं किसी से भी मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास एंटिटीज जो भी हैं, पार्टिकल्स हो गए, एटम्स हो गए, कंपाउंड हो गए, आयंस हो गए, सब कुछ डिफाइन हो जाएंगे। यानी कि एक मोल हमें सब कुछ डिफाइन कर देगा। यानी कि अगर मान के चलो 6.022 इंटू 10 की पावर 23 है, इसको मैं जैसे बोल रखा है कि एवोगैड्रो नंबर है, ये एवोगैड्रो साइंटिस्ट उन्होंने दिया था तो उनके नाम पर ये आया कि एवोगैड्रो नंबर। यानी कि इसको अगर मैं किसी भी एंटिटी से मल्टीप्लाई करूंगा तो मेरे पास मोल आ सकते हैं, अगर मैं मोल से मल्टीप्लाई कर रहा हूं तो मेरे पास पार्टिकल आ सकते हैं, एटम आ सकते हैं, कंपाउंड आ सकते हैं, आयन आ सकते हैं, सारी की सारी चीजें आ सकती हैं। दैट इज बेसिकली द कॉन्सेप्ट ऑफ मोल। अब देखिए, मोल पढ़ाने से पहले मोल पढ़ाने से पहले हम एक दो टर्म्स और एक दो इंपॉर्टेंट चीजें उनको देख लेते हैं। व्हाट इज मोलर मास, कि मोलर मास क्या है। मोलर मास, अगर मैं देखूं मोलर मास की बात कर रहा हूं तो मोलर मास कुछ नहीं, अगर मान लो कोई कंपाउंड है, कोई कंपाउंड है, उसमें एक मोल कंपाउंड में कितने एटम्स प्रेजेंट है और उनका जब एटॉमिक वेट को कैलकुलेट करेंगे दैट विल बी द मोलर मास। फॉर एन एग्जांपल अगर हम देखें H2SO4, H2SO4 इसमें कितने एटम्स हैं टोटल, अगर मैं एटम की बात कर रहा हूं तो टोटल कितने हो गए, 2 हाइड्रोजन के हो गए, 1 सल्फर का हो गया, 4 ऑक्सीजन के हो गए, तो टोटल एटम कितने हो गए इसमें, 7 एटम हो गए। यानी कि इसकी एटॉमिसिटी कितनी है, इस कंपाउंड की एटॉमिसिटी होगी कितनी, 7 एटॉमिसिटी होगी। अब इसी का मेरे को मोलर मास निकालना है, तो मोलर मास कैसे निकालूंगा, सीधी सी बात है 2 into 1, क्योंकि हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है 1, प्लस सल्फर, सल्फर का एटॉमिक वेट कितना होता है 32, सेम ऑक्सीजन के साथ, ऑक्सीजन कितने 4 और एक ऑक्सीजन का वेट कितना होता है 16, तो जब इसको ऐड करोगे इट विल बी 98 ग्राम्स, ठीक है। तो ये मोलर मास। अब मोलर मास निकालना क्यों जरूरी है, क्योंकि मोल्स में मोलर मास का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर मोलर मास नहीं आता तो आपको मोल कंसेप्ट कुछ नहीं आता। हम कुछ फॉर्मुलेस देखेंगे इंपॉर्टेंट जिनसे हम मोल्स निकाल सकते हैं, फॉर्मुलेस दैट गिव मोल्स। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट फॉर्मूला कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। ये सबसे सिंपल फॉर्मूला है, सबसे बेसिक फॉर्मूला है, 9वीं 8वीं 10वीं सब में देखा होगा। अब गिवन मास अपॉन मोलर मास का मतलब क्या है कि सीधी सी बात है, कोई कंपाउंड दे रखा है, ठीक है, उसका मास गिवन होगा, ठीक है, कुछ अमाउंट दे रखा है, मान के चल लो कि 8 ग्राम कोई कंपाउंड है, ठीक है, गिवन मास ये दे रखा है, और कंपाउंड मान के चल लो मिथेन है CH4, तो क्या इसके मोल नहीं निकाल सकते, इजीली निकाल सकते, क्योंकि हमारे पास गिवन मास कितना है 8 ग्राम है, और CH4 क्या है हमारा कंपाउंड है, इसका मैं मोलर मास निकाल सकता हूं 12 + 4 कितना 16 ग्राम। तो यानी कि मैं यहां से मोल्स निकालूं तो किस तरीके से, N इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, दैट विल बी 8 अपॉन में 16, दैट विल बी 1/2 मोल्स। तो नंबर ऑफ मोल्स कितने आ गए 1/2। इस तरीके से हम इस फॉर्मूले को यूज कर सकते हैं।
ये सबसे बेसिक फॉर्मूला है, ठीक है। अब देखिए सेकंड फॉर्मूले को। सेकंड फॉर्मूला क्या कह रहा है, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्लैश एटम्स स्लैश मॉलिक्यूल्स स्लैश आयंस डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 की पावर 23, जो हमने पहले मोल कंसेप्ट में जब मोल की डेफिनेशन देख रहे थे उसमें एवोगैड्रो नंबर की जो वैल्यू निकाली थी उससे हम इसको डिवाइड कर देंगे। अब देखो यहीं से जस्टिफाई हो जाता है कि अगर मैं मोल्स को एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो मेरे पास क्या आ जाएंगे, मेरे पास पार्टिकल्स आ सकते हैं, मेरे पास एटम्स आ सकते हैं, मेरे पास मॉलिक्यूल्स, मेरे पास आयंस, कुछ भी आ सकते हैं। और अगर मेरे पास पार्टिकल्स है और एवोगैड्रो नंबर से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो मेरे पास मोल्स आ सकते हैं। यानी कि हम एक चीज देख सकते हैं कि जो एवोगैड्रो नंबर है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यानी कि हमें ये बताएगा कि भैया कि पार्टिकल कितने हैं, एटम कितने हैं, आयन कितने हैं, ये सारी चीज जस्टिफाई करेगा, एक केमिकल इक्वेशन को जस्टिफाई करेगा। अब देखते हैं इसका थर्ड फॉर्मूला। थर्ड फॉर्मूला, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू V अपॉन में 22.4 लीटर। यानी कि अगर तुम्हारे पास वॉल्यूम गिवन है तो उसको डिवाइड बाय 22.4 लीटर से कर दोगे तो नंबर ऑफ मोल्स आ जाएगा। भैया ये चीज दिमाग में आएगी कि 22.4 से किया क्यों। अब ये जो वॉल्यूम है कि क्या लिक्विड का है, क्या सॉलिड का है, क्या गैस का है, पहले तो ये दिमाग में आना चाहिए, क्योंकि ये जो फॉर्मूला है दिस इज बेसिकली ओनली वैलिड फॉर गैसेस, ओनली वैलिड फॉर गैसेस। ना आप लिक्विड में लगा सकते हैं ना सॉलिड में लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि ये फॉर्मूला है ये बेसिकली आता कहां से है, आइडियल गैस इक्वेशन, जो आगे जाके स्टेट्स ऑफ मैटर में पढ़ेंगे, बट लेकिन अभी सिलेबस से हट चुका है स्टेट्स ऑफ मैटर, तो मैं आपको यही हिंट दे देता हूं कि आइडियल गैस इक्वेशन होती क्या है। देखो आइडियल गैस इक्वेशन बेसिकली है क्या कि अगर मान के चलो कि नेचर में सारी गैसेस है, बट क्या सारी गैसेस आइडियल हो सकती हैं? हम मान के चलते हैं कि आइडियल सिचुएशन है, बट आइडियल नहीं। सिचुएशन कैसी होती है? हमेशा रियल सिचुएशन होती है। तो सेम गोज विद द गैसेस एज वेल। गैसेस को हम मानते हैं कि वो आइडियल हैं, बट लेकिन होती कैसी हैं? सारी की सारी रियल गैसेस होती हैं। अब जैसे मान लो आप ही स्टूडेंट हो, तो एक आइडियल स्टूडेंट की पहचान क्या होती है कि भैया टाइम पे उठे, 4 बजे उठे, पूजा पाठ करे, पढ़ने बैठ जाए, समय पे घर आए और कुछ उद्रंदा ना करे, है ना, शरारत ना करे। बट लेकिन क्या ऐसा होता है? नहीं। यू अप्रोच टू बी एन आइडियल, बट लेकिन आप होते क्या हो? रियली होते हो ना, यानी कि आइडियलिटी की तरफ जा सकते हो। तो हम मान के चलते हैं कि आइडियल गैस क्या है कि PV इज इक्वल टू nRT। P यहां पर क्या है? प्रेशर है। V क्या है? यहां पर वॉल्यूम है। N क्या है? नंबर ऑफ मोल्स है। और जो R है दैट इज योर गैस कांस्टेंट, ये तुम्हारा गैस कांस्टेंट। और T इज फॉर टेम्परेचर, T टेम्परेचर। अगर मान के चलो कि मेरे को वॉल्यूम निकालना है, ठीक है, तो वॉल्यूम यहां पे निकालना था, तो सीधी सी बात क्या करूंगा मैं, ये जितनी भी चीज है कि नंबर ऑफ मोल्स इस तरीके से कि नंबर ऑफ मोल्स को इधर रखा, PV ओवर में RT हो गया, PV ओवर में RT। अब मान के चल लो प्रेशर, टेम्परेचर और R ये स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे, यानी कि ये कंडीशन कहां लग रही है? स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर पे लग रही है और नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर पे लग रही है। नाउ व्हाट डू यू मीन बाय द स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर एंड नॉर्मल टेम्परेचर प्रेशर? कहने का ये मतलब है कि टेम्परेचर तुम्हारा 0 डिग्री सेल्सियस हो या फिर कितना हो, 298 केल्विन हो, 1 atm प्रेशर हो, 1 बार प्रेशर हो, देन यू विल गोइंग टू यूज दिस फॉर्मूला। तब जाकर यहां पर ये N इज इक्वल टू V अपॉन 22.4 लीटर आता है। इसको पूरा सॉल्व करोगे तब जाके ये पूरी की पूरी PRT जो है, ये वाली जो टर्म है PRT, that will going to get converted into N is equal to V अपॉन में 22.4 लीटर। ठीक है, प्रेशर दे रखा होगा वहां पे तुम्हें, R की वैल्यू 8.314 या फिर 0.082 जो भी गिवन होगी उस हिसाब से यूज करो। बट लेकिन हमें डायरेक्टली डिड्यूस फॉर्मूला है तो हमें याद रखना है कि N is equal to V अपॉन में 22.4 लीटर होता है। ठीक है, तो हमेशा याद रखना कि ओनली वैलिड फॉर गैसेस है, लिक्विड में यूज नहीं कर सकते हो, सॉलिड में यूज नहीं कर सकते हो। चलो, आई थिंक फॉर्मूले सारे क्लियर होंगे। इन्हीं सब फॉर्मुलेस पे हम क्वेश्चंस ट्राई करेंगे, उससे कॉन्सेप्ट ज्यादा क्लियर होता है। अब एक चीज हमेशा याद रखना कि फिजिकल केमिस्ट्री भैया रट के नहीं पास की जा सकती कभी भी।
आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, फिर उस कॉन्सेप्ट पे कम से कम मान के चलो 10 क्वेश्चन तो लगा डालो। जैसे कॉन्सेप्ट पढ़ा 10 क्वेश्चन लगा दिए, तो जैसे आप क्वेश्चन लगा डालोगे तो आपको एक चीज क्लियर हो जाएगी कि भैया ये कॉन्सेप्ट हमारा स्ट्रांग हो चुका है, अब यहां से कहीं से भी क्वेश्चन आ जाएगा तो अब तो गलत नहीं हो सकता। चलो सबसे पहले एक क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ the volume of 56 gram, find out the volume of 56 gram nitrogen at STP and the moles present in it. ठीक, अब इस क्वेश्चन में एक चीज देखो क्या बोल रखा है, फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी एंड मोल्स प्रेजेंट इन इट। सबसे पहले तो क्वेश्चन पढ़ना आना चाहिए। अगर आपको क्वेश्चन पढ़ना आ गया तो ये मान के चलो कि आपको आधा क्वेश्चन आ गया, आधे से ज्यादा क्वेश्चन आ गया। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा तो मेरे दिमाग में एक चीज आई कि भैया क्वेश्चन में लिखा है कि फाइंड आउट द वॉल्यूम ऑफ 56 ग्राम नाइट्रोजन एट एसटीपी। जैसे ही एसटीपी आया दिमाग में तो ये तो पता चल गया कि भैया ये गैस है, नाइट्रोजन क्या है यहाँ पे, गैस है। तो नाइट्रोजन जब गैस है तो क्या ये नाइट्रोजन एन में रहेगा, खाली एन में रहेगा? नहीं, ये N2 में रहेगा, यानी ये कितना है, N2 है। तो यहां से मैं क्या निकाल सकता हूं, इसके मोल्स निकाल सकता हूं। सबसे पहले मोल्स, सबसे बेसिक फॉर्मूला यूज करो। सबसे पहले जो फॉर्मूला था, सबसे पहला फॉर्मूला क्या था, नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास, है ना। स्मॉल एंसेस को डिनोट कर लिया। गिवन मास कितना है, 56 ग्राम दे रखा है इसमें, 56 ग्राम, 56 ग्राम ये अपॉन में मोलर मास। अब नाइट्रोजन का मोलर मास कैसे निकालोगे भैया, एक चीज देखो, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर है 7। अब उसी का डबल कर लोगे तो कितना आता है, 14 ग्राम इसका एटॉमिक मास है, एक N2 है। अब जब दो नाइट्रोजन है तो सीधी सी बात है, एक नाइट्रोजन का एटॉमिक वेट कितना होता है, 14 ग्राम। तो दो नाइट्रोजन का कितना होगा, 2 × 14 इज इक्वल टू 28 ग्राम्स। यहां मोलर मास पे हमने 28 ग्राम पुट किया तो कितने आ गए हमारे, 2 मोल आ गए। यानी हमारे पास कितने मोल्स हैं, 2 मोल्स। जब 2 मोल आ गए तो ये मोल जो आए हैं यहां पुट कर सकता हूं इस फॉर्मूले में, बिल्कुल जैसे हमने यहां पुट किया इसको, 2 × 22.4 लीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन। तो हमारे पास कितना आ गया, 44.8 लीटर वॉल्यूम ऑफ नाइट्रोजन आ गया। सिंपल सा सस्ता सा क्वेश्चन। अब देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। क्या इस साइड में थे, यहाँ पे इधर, हाँ इधर सीधे करो, इधर से बोल दो कि एक्चुअली आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। आधा घंटा हो गया ना, कंक्लूड कर दो। ओके, तो आज के लिए इतना ही। अब नेक्स्ट क्लास में देखेंगे कि हमें मॉलिक्यूल्स कैसे निकालने हैं, उनमें से फिर आयंस, एटम्स, ये सब चीजें कैसे निकालनी है, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। टिल देन ओके। और कुछ, एक और क्वेश्चन कर दूं क्या, बोल देना था यार, एक और क्वेश्चन कर दूं, किसके लिए? जैसे ऐड करोगे तो मॉलिक्यूल वाला कर देता हूं कि दूसरा कुछ कर दूं। उस वाले पार्ट में मैंने मॉलिक्यूल वाला कर रहा था तो तीनों क्वेश्चन हो जाते, किरण ने, है ना, क्योंकि देखो 2 फॉर्मूले करवाए थे, 2 तो हो गए। उसको उतारना है और मेरे को ये भी शूट करना है, मेरा सबसे ठीक है। बड़ा है, मांग रहा है, 3 बार फोन कर दिया। चलो उसको ऐड कट कर लेना, तो लास्ट वाला मॉलिक्यूल वाला कर देता हूँ, उससे हो जाएगा। बस सीधे हो जाओ। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड आउट मास ऑफ 10⁻⁻21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर। अब कॉपर का एटॉमिक वेट यहां पे गिवन है कितना, 63.5
ग्राम्स। नसी क्वेश्चन में क्या बोल रखा है कि मास निकालना है 10 टू द रेज पावर 21 मॉलिक्यूल्स ऑफ कॉपर के अंदर। तो मॉलिक्यूल वाला, पार्टिकल वाला, एटम, आयन वाला फॉर्मूला ध्यान है जो हमने सेकंड फॉर्मूला देखा था कि नंबर ऑफ मोल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ पार्टिकल्स स्लैश मॉलिक्यूल्स, एटम्स, आयंस, चार्जेस, कुछ भी, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। एंड डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। व्हाट इज एवोगैड्रो नंबर? 6.022 इंटू 10 की पावर 23। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट है भैया, इसको जिससे ही मल्टीप्लाई करोगे सारी चीजें आ जाएंगी। ठीक है, पूरी केमिकल इक्वेशंस में ये यूज होते हैं, मोल्स एंड एवोगैड्रो नंबर। तो अभी हमने देखा कि ये वाला फॉर्मूला यूज होगा। अब गिवन क्या क्या है? 10 टू द रेज पावर 21 मॉलिक्यूल ऑफ कॉपर तो गिवन है हमारे पास, और निकालना क्या है? मास ऑफ कॉपर। ठीक है, कॉपर का मास कितना प्रेजेंट है ये निकालना हमें। तो नंबर ऑफ मोल्स का जो सबसे पहला फॉर्मूला क्या था? गिवन मास अपॉन में मोलर मास। अब हमें निकालना क्या है? गिवन मास, तो उसको मान के लिए चल लेते हैं x, और मोलर मास कितना दे रखा है? 63.5 ग्राम है हमारे पास कॉपर का। और मॉलिक्यूल्स कितने? 10 टू द रेज पावर 21 मॉलिक्यूल्स हमें गिवन है कॉपर के, डिवाइडेड बाय एवोगैड्रो नंबर। तो क्या यहां से x नहीं निकाल सकते? यानी कि गिवन मास, जितना भी मास है कॉपर का प्रेजेंट, इजीली निकल सकता है। मैथ्स लगानी है अब तो। x इज इक्वल टू 10 टू द रेज पावर 21 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022 इंटू 10 टू द रेज पावर 23। अब इसको सॉल्व कैसे करोगे? केमिस्ट्री में मोस्टली डेसिमल्स में बहुत सारी चीजें आती है, तो हमेशा अप्रोक्सीमेशन को यूज किया जाता है। अब जैसे 10 टू द रेज पावर 23 ऊपर जाएगा, कैसा हो जाएगा? 10 टू द रेज पावर 21 इंटू 10 टू द रेज पावर माइनस 23 इंटू 63.5 डिवाइडेड बाय 6.022। तो यानी कि जो आंसर आएगा नियर बाय, अगर देखो ये 6.022, इसको 60 कर लो, 63, यानी कि 1.06 के आसपास या 1.05 इंटू 10 की रेज पावर कितना? 1.06 के आसपास आना चाहिए। तो ये लास्ट क्वेश्चन था फॉर्मूले का। तो यहां पर ये कंक्लूड होता है इतना। अब बाकी जो भी है नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। तब तक रिवाइज करना। और ये इस क्वेश्चन के अंदर एक और चीज है कि अगर मान लो जैसे पार्टिकल्स, मॉलिक्यूल्स और एटम्स दे रखा है, अगर मॉलिक्यूल गिवन है और इसमें जैसे एटम की बात की जाए तो एटम में कुछ नहीं करना होता है। एटम जैसे कॉपर का दे रखा है, कितना? एक ही एटम दे रखा है, तो मल्टीप्लाई बाय 1 कर देना, यानी जितने एटम दे रखे हैं मल्टीप्लाई कर देना, तब एटम निकाल सकते हो। ठीक है, बाकी अगली क्लास में मिलते हैं। टिल देन, थैंक यू।